अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। काफ़ी सारी चीज़ों पर आज बात होगी, कश्मीर इशू पर बात होगी, इकॉनमी पर बात होगी, लेकिन ये सारे मामला जुड़े हैं पाकिस्तान की सियासत के साथ, आने वाले इलेक्शन के साथ। पाकिस्तान में जब सियासी मामलात में इस्तेहकाम आ जाएगा तो हमारी वो पॉलिसीज़ जो रिफ्लेक्ट करती हैं इकॉनमी में भी और रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे फॉरेन लाइंस पर भी या फॉरेन मामलात पर भी, तो इन सब में एक इस्तेहकाम नज़र आएगा। पॉलिसीज़ का फुकदान बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा है, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हों, वो सियासी पॉलिसीज़ हों। हम मिसाक़ जमहूरियत की बार बार बात करते हैं, लेकिन ऐसा को मिसाक़ जमहूरियत के पॉइंटर्स तो सुन लेते हैं, अमल दरामद उस पर हमें कभी होता दिखाई नहीं देता। फिर मिसाक़ मईशत पर बात होती है, जिससे इकॉनमी भी आपकी जुड़ी है, बेहतरी भी आ सकती है। लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ा मसला है वो है सियासी इस्तेहकाम का। अगर हम सियासी तौर पर मुस्तहकम कौम बने, सियासी तौर पर मुस्तहकम मुल्क बनेंगे और किसी हुकूमत को भरपूर मौका मिलेगा काम करने का, तो उससे जवाब भी लिया जा सकता है, सवाल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म भी चेंज होते रहें, हुकूमतें भी चेंज होती रहें, तो फिर ना तो सवाल ना जवाब। चलें, ये तो एक अलग बहस है। इस वक्त है इलेक्शन की गहमा गहमी और सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। पीपल्स पार्टी ने आज ही, वैसे तो काफ़ी अरसे से कह रही, लेकिन आज ही पीपल्स पार्टी ने किसी जानिब इशारा किया है। मैं फैसल करीम कुंडी साहब को भी सुन रहा था, सईद गनी साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा है जी कि कुछ जमातें इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी शायद इस मामले में खुश नहीं है और उन्हें लगता है उनकी तैयारी नहीं है, या फिर वो जिनके साथ इलाक़ करना चाह रहे हैं उनकी तैयारी नहीं है। मामला क्या है? इलेक्शन डिले क्या फ़ायदा होगा सियासी जमातों को, माँ सिवाय इसके कि एक नई मुसीबत उनके गले पड़ जाएगी और मुल्क के लिए एक नई परेशानी हो जाएगी। इन सारी चीज़ों पर और इस वक्त की जो सियासी दाव पे चल रहे हैं उस पर जोड़ तोड़ की सियासत, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर सिंध हो, किस पार्टी की कहाँ क्या स्टैंडिंग दिखाई दे रही है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस पर बात करके देखेंगे। और तहरीक इस्तेहकाम, ज़ाहिर है एक तरफ ये पार्टी भी नहीं खड़ी है, अब तो पार्टियाँ दर पार्टियाँ आ गई हैं और जनूबी पंजाब को वो एक ख़ास किस्म के अपना हल्का या अपना पूरा एक रीजन मानकर चल रहे हैं। तो देखते हैं जी किस पर क्या मामला कैसे बन रहा है, कौन किसके साथ किस तरह से बैठना चाह रहा है, और जो पुराने जिनके साथ हरीफ हम कहें तो अब वो हलीफ बन चुके हैं, और ये तो सियासत में चलता ही रहता है। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, बहुत मोहतरम हमारे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं सदीकुल फारूक साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। अखुंज़ादा साहब, सर आज ही सुन रहा था मैं, मामला क्या है कि क्या खुल के इशारा भी नहीं कर रहे कि कुछ जमातें हैं जो इलेक्शन लेट करवाना चाहती हैं? क्यों करवाना चाहती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन लेट होना किसी के हक में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन बिल लेट करना बिल्कुल इस मुल्क के हक में नहीं है, इस रियासत के हक में नहीं है। हमने इस मुल्क में इतने एडवेंचर किए हैं और हमने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचा है कि मजीद ये एडवेंचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में है, लेकिन इलेक्शन भी वही इलेक्शन नहीं कि सिर्फ इलेक्शन हो, इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। और है हमारे कुछ दोस्त हैं, वो समझते हैं कि तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक हमें अपनी जीत का यकीन नहीं हो। हम तो अपनी जीत पे यकीन नहीं रखते, हम तो अवाम की जीत पे यकीन रखते हैं। हम तो कहते हैं ये अवाम का हक है, जिसको वो वोट देना चाहे, हमें देना चाहे हमें दे दे, किसी और को देना चाहे किसी और को दे दे। हम तो समझते हैं कि अगर हम लाडले बन के आ जाए या बैसाखियों पे आ जाए, हम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि कोई भी जमात, ख्वाह अरसलान भाई वो तुम क्यों न वजीर आजम बनो, लेकिन अगर अवाम के वोटों से बन जाएंगे तो आप इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, इस रियासत के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारा मुल्क मजीद एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। पाकिस्तान का मईशत तब बढ़ेगा जब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इलेक्शन साफ और शफाफ हो, वरना अगर कोई लाडला बन के आए या बैसाखियों पे आके इख्तिदार में आ जाएंगे तो क्या इसके साथ लोग चलने को तैयार होगा? क्या इसका मुल्क में कोई क्रेडिबिलिटी होगा? क्या दुनिया में इसका कोई क्रेडिबिलिटी होगा?
तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए और जल्द अज जल्द होना चाहिए। नहीं, कम लेकिन अज ये कम बताएं जो खुदा डेट साहब, आप दिया है समझ रहे इससे हैं कि लेट कुछ नहीं होना जमातें इसको चाहिए। लेट करवाना चाहती हैं? बिल्कुल जी, कुछ जमातें हैं वो समझते हैं कि जब तक हम ये यकीन नहीं हो कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं और हम इक़्तिदार में आ सकते हैं, तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। वो इनके जदोजहद है वो तो आपको भी नजर आ रही है, मुझे भी आ रही है। मुख्तलिफ बहाने कर रहे हैं, कभी कहते हैं रात को कोई घरों से नहीं निकल सकते, कभी कहते हैं बर्फबारी हो जाएगी, अच्छा। कभी कहते हैं बारिश हो जाएगी। लेकिन हमने हर मौसम में इलेक्शन ही किए। हमने 2008 में बदतरीन दहशतगर्दी में भी यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, दिसंबर में भी वहाँ पे इलेक्शन डेट था, 27 दिसंबर को बीवी की शहादत हुई, इसकी वजह से थोड़ा सा इलेक्शन लेट हुआ। रमजान में भी इलेक्शन हुआ है, गर्मियों में भी इलेक्शन हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई इस तरह के हालात है कि ये इलेक्शन लेट हो सकता है। कुछ लोग अमन अमान का ले रहे हैं कि अमन अमान इंतहाई खराब है। तो अमन अमान की जो बदतरीन दहशतगर्दी है वो पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी पुख्तनख्वा का दौरा किया है, एबटाबाद का, लोअर दिर का, अपर दिर का, चतराल का, नौशेरा का, पेशावर, कुहाट का। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान में भी अपना यूमी तासीस का जो जलसा हुआ वहाँ पे हमने रखा और वहाँ पे किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से वो सब कुछ हुआ। तो ये वक्त का जरूरत है कि अब हम मजीद अपने मुल्क के साथ एडवेंचर न करें और नई के लिए इस मुल्क की तकदीर के साथ, और अवाम को इख्तियार दे दे। ये प्री पोल रैगिंग जो शुरू हुआ है उसको फौरी तौर पे बंद किया जाए और अवाम को फैसला करने दी कि आजादाना तौर पे अच्छा, चले मैं जरा अवाम आगे फैसला करे कि आपकी इनका यही बात तब्दील मैं जरा आगे आइंदा पूछ 5 भी सालों लेता के हूँ लिए किसके हाथ में होना अखुंजादा चाहिए। साहब। अब सिद्दीकुल जी फारूक साहब, जिस जानिब इशारा हो रहा है वो तो आप भी समझ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी बार बार ये बात कर रहे हैं, फिर शायद नून लीग की भी बात करी है, पीपल्स पार्टी। तो क्या आप भी समझते हैं कि इलेक्शन डिले करवाने के लिए कुछ टैक्टिक्स हैं जो पॉलिटिकल जमातें वो खेल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की एक दिन की ताख़ीर के भी हक में नहीं। ठीक। इंतखाबात बिल्कुल 8 फरवरी को हो जाने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे। हम ताख़ीर के हामी नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे, मुखालिफत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में जो किरदार अदा किया है, साथ ही जो वार्निंग दी है, उसकी मौजूदगी में इंतखाबात में ताख़ीर हो भी नहीं सकती। सही। अलबत्ता कुछ लोगों को ये शौक़ है कि वो प्रोपेगेंडा करें। मौलाना फजल रहमान साहब पर कई हमले हुए, उनको अब भी थ्रेट है। मौसम की बात भी अगर हो तो बलूचिस्तान में और कहीं 2-4 हलकों की बात हो सकती है। बाकी वहाँ भी 8 फरवरी एक दिन है, उसमें लोग आके वोट पोल कर सकते हैं। ये अवाम के इख्तियार में ही है, होना भी चाहिए। वो जिसको वोट दें, जिसके हक में ज़्यादा वोट आए, वो उसकी जीत जो है वो इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान कर दे। हम भी अवाम से हट के सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे साथ जो कुछ किया गया ये 2018 के इलेक्शनों में, वो सबके सामने है। किस तरह से हमारे वोटर्स, हमारे कैंडिडेट्स को भगाया गया, उनसे कभी महकमा ज़राअत के नाम पे, कभी किस नाम, उनसे जो है वो उन्हें इलेक्शनों से बाहर निकाला गया। तो हम तो बिल्कुल इसके हक में नहीं है। बिल्कुल 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। चले, ठीक हो गया। नज़ीर लगारी साहब, सर दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां, आपने सुन ही लिया। एक का ये है खदशा या इल्ज़ाम के इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए कुछ पार्टीज, कुछ सियासी जमातें मुतारिक हैं, और सिद्दीकुल फारूक साहब तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन की 1 घंटा ताख़ीर भी नहीं चाहते। में सूरत हाल ही ऐसी है। मैं आज एक सरकारी दफ्तर में था, तो वहाँ जो बड़े बड़े अफसर थे वो पहला सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी कि जिनको यकीन होना चाहिए, जिन्हें बिल्कुल मालूम होना चाहिए, और जो सरकार के ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें तो यकीन होना चाहिए कि इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन होंगे। ये बेयकीनी जो है ये बहुत जगहों पर फैली हुई है। ये भी एक फ़िज़ा है जो इस तरह से बनाई जाती है
ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये माकूलियत होगी किसी भी तरीके से अगर इलेक्शन के अल्तवा के बारे में सोचा जाता है तो। इलेक्शन हमेशा अहम होते हैं। हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में मैंने जो पहले इलेक्शन थे वो देखे थे, 1970 के इलेक्शन। और 1970 के इलेक्शन उस वक्त हालात का तकाजा ये था कि उनको मुलतवी कर दिया जाता, चूँकि 1 महीना पहले 7 दिसंबर को इलेक्शन होने थे पाकिस्तान में 1970 में, और 5 नवंबर को वहाँ पर एक सैलाब आया था ईस्ट पाकिस्तान में और 5 लाख अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे और पूरा मशरक़ी पाकिस्तान पानी की लपेट में था। पोलिंग स्टेशन, स्कूल, घर, सब कुछ पानी में डूबा हुआ था। और 3 बड़ी पार्टियों ने, जो वहाँ की बंगाल की मजदूर किसान पार्टी है, नेशनल अवामी पार्टी मौलाना भाषानी की, अताउर रहमान और मौलवी ए.के. फजल हक की पार्टियाँ, इन्होंने लगातार मुतालबा किया कि इलेक्शन मुलतवी कर दें, वरना मसाइल होंगे, लोग वोट नहीं दे सकेंगे। हमारे रेडियो पर मुसलसल गाने चल रहे थे, मौला अली या शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। कश्ती मुजीबर रहमान का इंतखाबी निशान था। ये सरकारी रेडियो पर गाने चल रहे थे। इसका मतलब ये है कि मुजीबर रहमान को लाने के लिए हर हद तक जाने की तैयारियां हो चुकी थी, चूँकि अयूब खान जो हैं वो अपने वज़ीर कानून को, जो पहले चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, जस्टिस मुनीर को बंगालियों से मिलने के लिए भेज चुके थे कि जाओ उनसे कहो कि भाई अलग हो जाएं पाकिस्तान से। याहिया खान ने हेनरी किसिंजर को कह दिया था कि भाई हम निकल जाएंगे मशरक़ी पाकिस्तान। तो भाई ये सारा खेल क्यों हुआ? फिर ये इलेक्शन का खेल क्यों हुआ? फिर ये ऑपरेशन का खेल क्यों हुआ अगर आप तय कर चुके थे? और फिर आज सियासी लोगों पर क्यों बहतान लगाया जाता है कि ये हमारा सियासी फेलुअर था? ये हमारे साबिक आर्मी चीफ जो है वो ये कह रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो फॉल था, जो हथियार डालना था, वो सियासी नाकामी था। सियासी नाकामी कहाँ से हो गया? आइन आप नहीं बनने दे रहे थे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन होने दिए जाएं। अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो मैं ज़िंदगी के इस अहम मौके पर, मानो अपनी ज़िंदगी हम गुजार चुके हैं, अब हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी, हम इसी मुल्क में गुजारी है ज़िंदगी, बदतरीन माशाल्लाह में ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं होते हैं तो इतनी बड़ा बहरान आएगा जिसको आप संभाल नहीं सकेगा, कोई भी नहीं संभाल सकेगा। कौन सा और तरीका है कि आप इसको सियासी लोगों के हवाले करें, मुल्क जो इलेक्शन जीतने उनके हवाले करें और फिर उनको मुल्क चलाने दिया जाए, फ्री फेयर इम्पार्शल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, जमीयत उलमा इस्लाम आती है, कोई जमात आती है या सब जमातें जो है मिलकर बनाती हैं, कुछ भी होती है, लेकिन इलेक्शन का रास्ता रोकने की बातें ना की जाएं और ये बात इस तरह ना ली जाए। अब उस वक्त 1 महीने के लिए इलेक्शन का इल्तवा ज़रूरी था, आज इलेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक, हम शदीद बहरान की तरफ बढ़ेंगे अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं हुए। ये हमारी कमज़ोर राय ये है कि इलेक्शन को हर हालत में होना चाहिए और फ्री फेयर और इम्पार्शल इलेक्शन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। ज़बरदस्त। अच्छा अखुंज़ादा साहब, कॉन्सिक्वेंसेस जब पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है, मैं आप तीनों तकरीबन एक ही पेज पर हैं इस मामले में, ये तो अच्छी चीज़ है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना परेशानी होगी? पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कराना या पॉलिसीज़ बनाने में कितनी परेशानी होगी? फिर पाकिस्तान को जो दूसरे ममालिक के साथ अपने रिलेशंस हैं उसको वाजे करने में कितनी परेशानी होगी? मैं ज़रा जब पहले आपसे ये पूछूंगा, फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ज़रा भारत के उस फैसले पर जो उनकी सुप्रीम कोर्ट में हुआ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी ज़रा चूँकि ये मामला है और इसी से सारी चीज़ें जुड़ी हैं कि हमने अपनी पॉलिसी वज़ा कैसे करनी है, भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे आगे ले जाना है, तो अखुंज़ादा साहब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और कितनी मुश्किल पाकिस्तान को पड़ सकती है अगर ये जो मौलाना फजल रहमान या जिनका भी जिक्र कर रहे हैं आप लोग, इलेक्शन डिले होते हैं? तो देखिए जी, मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, नाकाबिल तलाफी नुकसान मुल्क को होगा, क्योंकि इस मुल्क की तकदीर के साथ बहुत पहले भी बहुत ज्यादा मजाक हो चुका है। इसने मुल्क को इस हद तक पहुंचाया कि ये और झटके जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते।
जल्द अज जल्द इलेक्शन होना चाहिए और हमारा जो भी हुकूमत आए, मुंतखब हुकूमत आए, वो सबको इत्मीनान में ले ले, क्योंकि हमारे जो मसाइल है वो ना एक पार्टी ना एक इदारा इसको हल नहीं कर सकते। जब हम सारे एक पेज पे आ जाएंगे तो फिर इस मसाइल का हल हम निकाल सकते हैं। और आप दुनिया जो है खुसूसी तौर पर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया वो इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान जो है वो इसके लिए बिल्कुल जोग्राफियाई लिहाज से, समंदर के लिहाज से, यानी पाकिस्तान के बगैर इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया मुमकिन ही नहीं है। तो पाकिस्तान में इलेक्शन, एक मुंतखब हुकूमत आना, न सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान की जरूरत है, ये पूरे ये जो रीजन है इसकी जरूरत है। मैं समझता हूं कि आजकल इंडिया के साथ भी हमारे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के जो ममालिक है, इन सबको मिल बैठ के अपना इख्तलाफात खत्म करना चाहिए, आपस में ट्रेड शुरू करना चाहिए। जिस तरह के हमारे दौर में 2 मुआहिदे हुए थे, एक टापी का मुआहिदा हुआ था जो इंडिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के दरमियान था, एक का 7000 का मुआहिदा हुआ था जो तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के दरमियान था। तो हमें अपने जो पड़ोसी हैं और इस रीजन में जो ममालिक है, इन सब के साथ ट्रेड करना चाहिए, और ये तमाम ममालिक के लिए बहुत बेहतर होगा। ऑब्वियसली साहब, सी पैक, हमें सी पैक पे एक मुकम्मल अमल दरामद के लिए एक भरपूर इलेक्शन के साथ, एक कॉन्सेंसस के साथ एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और जाहिर है वो गवर्नमेंट, जो मुंतखब गवर्नमेंट है, वो फैसले करेगी। देखिए जी, ये सीपेक जो है ये सेंट्रल एशिया साउथ एशिया का जो इंटीग्रेशन है, इसका एक शाख है, एक बुनियादी शाख है ये वो इंटीग्रेशन का। और अगर ये इंटीग्रेशन हो जाता है, देखिए ये इस तरह का मुआहिदे होंगे जिस तरह के हमने ईरान के साथ मुआहिदा किया है गैस पाइपलाइन का, पीपल्स पार्टी के दौर में, कि आप लोग हमें गैस देंगे, हम आप लोगों को गंदम देंगे। फिर डॉलर्स पे जो सेंट्रल एशिया साउथ एशिया के ममालिक है, इनका इन्हिसार कम हो जाएगा। दुनिया में जो मजबूत रीजन है वो सेंट्रल एशिया साउथ एशिया है। 4 इटमी ताकतें, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया साउथ एशिया में है। दुनिया के 3 बड़े ममालिक, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इस सेंट्रल एशिया जो है वो इस रीजन में है। GDP इस रीजन में है। तो अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो जाता है, अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ जाता है, अगर पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल होगा, इसके असरात पाकिस्तान पे तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और इसी बुरी तरीके से पड़ेंगे कि वो बर्दाश्त के भी काबिल नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ पूरा जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि दुनिया इस रीजन के ममालिक चाहते हैं कि अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके आपस में ट्रेड शुरू करे, और पाकिस्तान के बगैर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का इंटीग्रेशन जो है इसका तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है। वेरी वेल सेड अखुंज़ादा साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मेरा ख्याल है ये इस वक्त वक्त की भी अहम ज़रूरत है और हम सबके समझने की भी है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सी पैक, उस पर अमल दरामद, ये जो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा ना, हम इसी की वजह से इस पर बहुत परेशान है। इसमें किसी का कसूर नहीं है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सियासी लोगों का अपना बहुत कसूर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी चेहरा। हमें इस वक्त सी पैक पर भरपूर अमल दरामद के लिए एक भरपूर हुकूमत जो मुंतखब हो, जो जवाबदेह हो, जिसके पास इख्तियार हो, बाइख्तियार हो, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। हम तो मुल्की मामलात में देख रहे हैं ना, मुल्क से निकल के भी हमारे मुल्क के बहुत मामलात हैं। जनाब अली, सरगर्मियाँ इंतखाबी हर आने वाले दिन में तेज़ हो रही। हम इत्तेहाद बनाते चले जा रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हमने शुरू कर दिए हैं, पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बिलावल साहब सरगर्म हैं, बाकी पार्टियां भी अपने अपने हल्काए जो उनका नियाबत है उसमें वो सरगर्मी कर रही हैं। मैं जो आज 2-3 दिनों में मैंने मुख्तलिफ कॉलमिस्ट्स के कॉलम पढ़े हैं, तज्ज़िये सुने हैं, प्रोग्राम सुने हैं, उनमें ये तासुर दिया जा रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं सूबाई और कुछ और, उनमें कुछ लोग ये अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात का होना मशकूक है।
ये उन्होंने तासुर दिया, हो सकता है उनकी बात सच्ची हो। बाकी कोई सियासी जमात इंतखाबात का इल्तवा अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हम तो माशाल्लाह जितनी काबिल जिक्र सियासी कुव्वतें हैं वो हमारे साथ मिल रही हैं, हम उनके साथ मिल रहे हैं। हम क्यों इलेक्शन का इल्तवा चाहेंगे? हमें तो अपनी इस बुनियाद पर और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो हमने बतौर मुस्लिम लीग नून मरकज में, चारों सूबों में और सूबा पंजाब में की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सी पैक हो, वो जनाब अली ऑरेंज ट्रेन हो, वो ये मेट्रोज हों, वो शरह सूद हो 6.25%, 4% इन्फ्लेशन अफरात ज़र हो, डॉलर की कीमत 100 रुपये हो, चीनी की कीमत जो है वो 52-55 रुपये किलो हो, आटा जो है वो जनाब अली 35 रुपये किलो हो। ये सारी चीज़ें, और उसमें अस्पताल, उसमें यूनिवर्सिटियाँ, उसमें जनाब लैपटॉप्स की तकसीम, तो क्या जिक्र करते करते मैं थक जाऊंगा। ये सारी कारकर्दगी हमारी सामने है, हम क्यों इंतखाबात का इल्तवा चाहेंगे? और बिल्कुल ज़्यादा साहब ने ठीक कहा, पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है। सेंट्रल एशिया के हवाले से, दूसरे हवालों से हमें एक किरदार अदा करना है। जो इल्तवा चाहता है या साजिश करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, हम तो कभी उसका साथ नहीं दें। बहुत अच्छा, चलें जी, ये तो बड़ी एक क्लियर बात आ गई। नज़ीर लगारी साहब चलें, ये तो एक अच्छी चीज़ आ गई। लेकिन नज़ीर साहब, आपसे मैंने ये जानना है सर, ये जो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो मुस्लिम लीग नून को क्या ज़रूरत है सीट एडजस्टमेंट की, या फिर मुस्लिम लीग नून भी ये समझ रही है कि पंजाब में भी थोड़ा मामलात उनके डामाडोल हैं, क्योंकि तहरीक इस्तेहकाम है और वो जनूबी पंजाब को पूरे को कैडर कर रही है? नहीं, सियासी पोजीशन कोई भी अख्तियार करता है और कहीं भी अख्तियार करता है तो इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। और अगर इतने अरसे के बाद, कोई 20-22 साल के बाद अगर मियाँ नवाज़ शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात होती है तो इसमें हमें किसी किस्म के कोई सवाल रेज़ करने का नहीं है। इलेक्शन में हर आदमी की अपनी एक पोजीशन मौजूद है। चौधरी शुजात हुसैन की भी पोजीशन मौजूद है। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी 2002 से लेकर 2007 तक, 2008 तक बरसर-ए-इक़्तिदार रही थी। 2007 में तो वो आ गए थे केयर टेकर, लेकिन वो इक़्तिदार में रही थी। जो भी हालात थे, जैसे भी हुआ था, जो भी मैनेज किया गया था, इलेक्शन पाकिस्तान में मैनेज होते हैं, इंजीनियर होते हैं और नहीं होने चाहिए। अब की बार गुंजाइश नहीं है कि आप इलेक्शन मैनेज करें या इंजीनियर करें इलेक्शन, उसकी गुंजाइश नहीं है। अगर आपको इस सूरत हाल में निकलना है, अगर आपको सब कुछ पेश नज़र रखना है तो, और ये भी जैसे हमारे आखूनज़दा चट्टान साहब कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का जो बॉर्डर लाइन है ना, दोनों मुल्कों के दरमियान जो नुक्ता इत्तिसाल है, जहाँ पर ये दोनों बड़े रीजन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया एक जगह पर मिलते हैं, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों में अमन होना ज़रूरी है और पाकिस्तान में एक लेजिटिमेट इलेक्टेड अवाम की मुंतखब हुकूमत का होना ज़रूरी है। आप आगे बढ़ सकेंगे। मौक़े आपके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, मुश्किलात आप ओवरकम करते जा रहे हैं, आपके लिए नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। सेंट्रल एशिया एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके अंदर बहुत बड़े मौक़े आपके पास मौजूद हैं। आप मार्केट बनने की बजाय आप प्रोड्यूसर बने, चीज़ों को प्रोड्यूस करें। देखें, मैं पिछले दिनों ईरान से होकर आया हूँ और ईरान के बारे में एक तस्वुर ये रहा था कि जनाब ईरान में क्या रह गया, वह पाबंदियों का शिकार है और वो अपने इनकलाब के बाद से अब तक पाबंदियों का सामना कर रहा है। वहाँ लोगों की क्या हालत होगी। कई बार मैं भी पहले भी जा चुका था। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि ईरान में तेल की राशनिंग हो रही थी। इस वक्त मैं गया हूँ ईरान में, तो ईरान में अगर आप सफ़र करें तेहरान से इस्फहान तक तो लगभग हर 10 किलोमीटर पर आपको एक इंडस्ट्रियल जोन नज़र आता है। ये एक बिल्कुल आपको साफ नज़र आता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ रही है। दूसरी बात, मुझे ये पता था, ये इल्म में था कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसका रकबा 1 करोड़ 20 लाख स्क्वायर मीटर है। लेकिन इस वक्त
ईरान का जो शॉपिंग मॉल है, ईरान मॉल उसका नाम है, 2 करोड़ 10 लाख स्क्वायर मीटर का है। वो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल ईरान में बन चुका है। बिल्कुल ईरान एग्रेरियन मुल्क नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर में इनकलाब आया है वहां पर। आप जाकर देखें कि किस तरह की एग्रीकल्चर की मशीनरी इस्तेमाल हो रही सर है। काम किया ना, साइंटिफिक मेथड्स पर डेवलपमेंट काम में कहीं किया, आगे साइंस की दुनिया तरक्की के पर। टॉप 18 मुल्कों में शामिल हो चुका है, पूरी दुनिया के टॉप 18 मुल्कों में, पाबंदियों के बावजूद। और आपने यहां से शुरू करना है। यहां आपके लिए मौके आ रहे हैं। आप ईरान के साथ ताल्लुकात, ईरानी वजीर खारजा आ रहे थे, आपके बैठ उनके साथ MOU साइन कर रहे थे। छोड़े इन चीजों को, आगे बढ़ें। आप ये आपकी गैस पाइपलाइन वहां बिछी हुई है, आपके दरवाजे पर पहुंची हुई है, आप उसको आगे बढ़ाएं। यानी दुनिया करती जा रही है। हम देखें अमेरिका से इजाजत आती है कि नहीं आती है, हाँ वो जी, हम मानता है कि influence- नहीं मानता है। हम इन्फ्लुएंस से सी डरते हैं। पैक में हम सी पैक जो है वो उसको रोक कर बैठ जाते हैं, और फिर हम उसको मकबूल बनाते हैं कि जो सी पैक रोक कर बैठा रहा है 5 साल तक, हम कहते हैं कि जी ओहो वो बड़ा मकबूल है भाई। कोई एक कारनामा अगर उसका हो तो आप उसको मकबूल मान लें। एक ढोंग रचाया गया है, सोशल मीडिया है, एक ढोंग रचाया गया है। ओहो, मैं सिंध में रहता हूँ, मैं सिंध के एक एक डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी जानता हूँ, उसके पूरे के पूरे इलेक्टोरल कॉलेज को जानता हूँ, एक एक चीज़ मुझे मालूम। बलूचिस्तान का मुझे मालूम है, पंजाब का मालूम है, अब सराइकी बेल्ट का पूरा मौजूद है, मैं सराइकी इलाकों को मैं जानता हूँ। ठीक है। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10-12 दिनों से बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे कर रहे हैं। तो ये कहना कि जनाब फुला ज़्यादा मकबूल है, फुला गैर मकबूल है, ये एक फिजाए है बनी हुई है। जाएं इलेक्शन में, और इलेक्शन में जाकर अवाम को एतमाद में लें, अवाम को बताएं कि एक नया दौर शुरू होने वाला है, और इस नए दौर में पाकिस्तान के हर शहरी का शामिल होना ज़रूरी है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आप 3 हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और साथ ही बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नज़ीर लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। बात ज़रा अब वापस आएंगे तो करेंगे, चूँकि ये मैं जो शुरू में अपने प्रीएम में कहा था कि ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी पर, आपके अपने मामलात पर, आपके जो रीजन है उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर, और इसी रीजन की पॉलिटिक्स पर ये सारी डिस्कशन हो रही है कि कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को अब अपनी इम्पोर्टेंस को देखते हुए काम करने की ज़रूरत है। वापस आएंगे, ज़रा कश्मीर वाले मैटर पर भी बात करेंगे। एक मैं अगर कहूँ तो गुंडागर्दी है भारत की, और जाहिर है कि अदालतें भी उसी के साथ हैं जो जुल्म कर रहा है वहाँ पर। एक कर्फ्यू लगा रखा है वहाँ पर सालों से, और बहुत बड़ी जेल में बदल दिया है पूरे मकबूजा कश्मीर को, और वहाँ पर बर्बरियत का बाजार गर्म है। उसके बाद इस तरह का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, 2019 के फैसले को बरकरार रखना, खुसूसी हैसियत की बहाली ना होना, तो ये बड़ी एक ख़तरनाक अमल है। हमें इसको कैसे देखना है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात बैक जी। नज़ीर लगारी साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब और अखुनज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद है। अखुनज़ादा साहब, सर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, आप लोगों ने आना है, आप 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, आप लोगों ने आके पॉलिसियाँ बनानी हैं, भारत के साथ ताल्लुकात को आगे ले जाना है। वज़ीर ख़ारजा जब रहे बिलावल भुट्टो तो चले भी गए थे भारत, और भारत आया नहीं खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी चली गई। अब ये जो खुसूसी हैसियत वाला मामला है ना भारत का, ये उनकी दोगली पॉलिसियाँ, उनकी भारत की सुप्रीम कोर्ट तक ये मामलात असरअंदाज हो रहे हैं, और जिस तरह का माइंडसेट है भारत में, हिंदुत्व और मोदी माइंडसेट, वो तो अब खुल के सामने आ रहा है। तो अब तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस हैसियत वाले मामला वहीं दबा दिया है 2019 का 370 आर्टिकल के हवाले से। देखिए जी, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के अपनी मर्जी के फैसले, यहाँ भी बहुत सारे फैसले मौजूद है रिकॉर्ड पे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मर्डर का फैसला, या नवाज शरीफ साहब को निकालने का फैसला, ऐसे बहुत फैसले हैं जो हुकूमत अपनी मर्जी से लेते हैं। इंडिया में भी ये काम हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया के बेहतरीन ताल्लुकात दोनों ममालिक, और खुसूसी तौर पर गुर्बत के लकीर से नीचे जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मोदी के होती हुई पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इंडिया जो एक किसी जमाने में एक जमहूरी मुल्क था, एक सेकुलर मुल्क था, मोदी के आने के बाद उन्होंने बिल्कुल वो इंडिया का और भारत का वो जो हिला है शक्ल है वो बिगाड़ दिया है।
तो मैं समझता हूँ कि इंतजार करना चाहिए कि जब इंडिया में कोई इस तरह का हुकूमत आए कि वो जो इंडिया का असल शक्ल है इसमें बहाल करे, गांधी जी का इंडिया को वापस लाए, तो फिर इनके साथ बातचीत हो सकता है। और मेरे ख्याल से मौजूदा हालात में तो ना इसका कोई फायदा होगा, क्योंकि मोदी जो है अपने अवाम को पाकिस्तान से डराते हैं और पाकिस्तान के और इस्लाम दुश्मनी पे सर वो वहां लोगों पर से वोट अकलियतों लेते को हैं। मार रहे हैं, एक टेररिस्ट माइंडसेट डेवलप कर दिया है मोदी और उसके हरकारों ने। बिल्कुल, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मोदी के दौर में इसमें कोई प्रोग्रेस हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जब तक कश्मीर का वो पुराना स्टेटस बहाल नहीं हो जाता है तो तब तक पाकिस्तान के ठीक, लिए इनके साथ मुज़ाकरात करना वो ज्यादा बेसूद फायदेमंद है। नहीं ठीक है, होगा। सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कहते हैं जी, किस तरह मामलात को देखेंगे या देख रहे हैं? ये तो देखें ना, अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें एक पार्टी बनी हुई है भारत की। वो तो जी सुप्रीम कोर्ट भारत की हो या भारत का मीडिया हो, वो हुकूमत की डिक्टेशन पे ही चल रहा है। इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं ये लोग। अब देखें ना, वो टेररिस्ट मोदी के आने के बाद टेररिस्ट स्टेट बन गई। वहाँ कोई अकलियत, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई और हो, दिलत कोई महफूज नहीं। और वो अपनी मर्जी के मीडिया के जरिए भी पैगाम दे रहे हैं। तो इसके लिए जो भी हमारी यहाँ इंतखाबात के लिए हुकूमत आए, वो अपने बैन अवी ताल्लुकात बेहतर करके एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करके इंडिया पर दबाव डलवाए, ताकि वहाँ आर्टिकल 370 के मुताबिक जो स्टेटस था मकबूजा कश्मीर का वो बहाल हो। और लेकिन वो उसी वक्त होगा जब हमारी मईशत भी ठीक हो, हम बैन अवी सतह पर उसकी बुनियाद पर हमारे जो हैं ताल्लुकात वो भी फ़रोग़ पाएँ और हम इस पोजीशन में आ जाएं कि बैन अवी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ का साथ दें। ये हमारा काम है, हमें ये करना होगा। अगर हम आपस में उलझे रहे, अगर हम यहाँ जमहूरियत को शिकस्त देने की कोशिश करते रहे तो फिर और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, कोई तो पॉलिसी फिर ये वजह नहीं कर मंजिल पाएंगे। दूर है। जी हाँ। ठीक हो गया। नज़ीर लगारी साहब, सर भारतीय माइंडसेट, देखें भारतीय माइंडसेट ने क्या किया। जिस शख्स के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदी थी, बल्कि अमेरिका में पाबंदी थी, अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता था जी मोदी, बिल्कुल, जब उसको वज़ीर तो आज़म बना तो फिर उसका इस्तकबाल बतौर टेररिस्ट डिक्लेयर था। और डिक्लेयर टेररिस्ट था, जिसने गुजरात में मैसेकर किया मुसलमानों का, उनकी नस्लकुशी करने की कोशिश की थी और सैकड़ों हज़ारों घर बर्बाद कर दिए थे, लाखों घर बर्बाद कर दिए थे मोदी ने। और मोदी के आने के बाद मगरिब ने उसके साथ दिया। वो ये नहीं किया है कि वहाँ पर उन्होंने वो खुशहाली आ गई है, इर्तिकाद ज़र हुआ है, दौलत के कुछ ख़ानदान अरबपति बने हैं, लेकिन वो दौलत नीचे नहीं गई है। वहाँ गुर्बत वैसी की वैसे। आप चले जाएं पूरे भारत में, आप साउथ इंडिया में चले जाएं, आप ईस्ट इंडिया की तरफ चले जाएं, आप इवन ये मगरबी जो रास्ते हैं राजस्थान में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इधर हरियाणा में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, गुर्बत अब भी मौजूद है। किसानों ने पिछले सालों में बड़ी तारीफ की, सबसे बड़ी रैलियां निकाली थी और खुदकुशियां तो सारा कुछ होता रहा। और ये सूरत हाल रही है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए बुनियादी हैसियत रखता है, इसलिए कि हमारे तमाम वाटर रिसोर्सेज वहाँ पर हैं। इंडिया को हम ये खुली छुट्टी नहीं दे सकते, लेकिन हमें अपनी तरफ देखना होगा। क्या हमारा घर मजबूत है? क्या हमारे यहाँ जमहूरियत है? क्या हम अपनी मईशत को ठीक कर रहे हैं? क्या हम अपने वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं शंघाई गया, शंघाई में हजारों इमारतें हैं जो हाई राइजेज हैं, 80 मंजिला, 100 मंजिला। उन्होंने बताया कि 1985 में हमारी सबसे बड़ी बिल्डिंग हबीब बैंक प्लाजा कराची की बिल्डिंग से छोटी थी 1985 में। अब 2000 जब मैं गया था 2018 में, तो उस वक्त पूरा शंघाई जो है वो हाई राइजेज का था। और वहाँ इस वक्त चीन दुनिया का खुशहाली में सबसे बड़ा मुल्क है, और इस वक्त उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे बड़ा मुल्क है, सही, और इकोनॉमी में टॉप हो गया है। तो हमें ये करने की ज़रूरत है। मैं आपकी बात से सर बिल्कुल अग्री हूँ नज़ीर लगारी साहब, हमें ये करने की ज़रूरत है
कि हमें पहले अपने पाँव पर खड़ा हो, जवाब देंगे तो तब देंगे जब हम अपने पाँव पर खड़े हो। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, अखुंज़ादा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जिसका जिक्र आखिर में नज़ीर लगारी साहब ने किया उसी पर बात करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी, उसके मामलात। लेकिन ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान हुकूमत ने जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हिंदू इंतहा पसंदी वाला ये जो फैसला आया है ना, जिसको बरकरार रखा गया, इसको मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। और दुनिया भी अब ये देख रही है कि भारत में किस किस्म का टेररिस्ट माइंडसेट पल रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, इकॉनमी पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की। इकॉनमी में भी काफ़ी भौचाल और पाकिस्तान के अंदर कारोबारी तबके में भी भौचाल। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, ताजिर हजरात परेशान हैं और अब तो उन्होंने एहतजाज की धमकी दी है और बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। इसके बाद ADB ने ख़वातीन के कारोबार के लिए कोई $15.5 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है पाकिस्तान में ख़वातीन के कारोबार के हवाले से। निजकारी हाई कोर्ट का इख्तियार समात ख़त्म करने का फ़ैसला किया जा रहा है। फिर खाद का बहरान, जो सबसे बड़ा मसला है, खाद का बहरान होगा तो गंदम की फसल बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और फिर पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इत्तलात यही है, कहते तो 12-13 रुपये हैं लेकिन होता को 5-6 रुपये ही है। तो अभी तक इत्तलात यही है कि शायद 5 से 8 रुपये के करीब को कमी करेंगे। और एक ये सजेशन आ रही है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये प्राइस कंट्रोल वाले मामले की बजाय आप अपनी सप्लाई चेन को बेहतर करें, तो इससे हम काबू पा सकते हैं महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे। बात करके देखते हैं जी। और जो हमारे बड़े मसाइल हैं वो तो गैस, बिजली और इस वक्त दूसरा बड़ा मसला कराची के लिए पानी की फराहमी है, बड़े शहरों के लिए पानी की फराहमी है। और जो इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी चीज़ है वो है हमारा सर्कुलर डेट, जो आए दिन बढ़ता रहता है। फिर एक लंबा टाइम गुजर गया जब हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस पर बात भी कर रहे होते थे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब इंटरेस्ट रेट को 20-21% पे ले जाएं तो उसके बाद कैसे कंट्रोल करें महंगाई को, ये एक फार्मूला लोगों की समझ से ज़ाहिर है बाहर की बात है, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से इस पर ज़रूर बात करेंगे। हारून शरीफ साहब माहिर माशियात हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मैशत के मुख्तलिफ मामलात पर। आज तमाम चीज़ों पर उनसे डिस्कशन भी होनी है इस पर। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हारून साहब, पहले तो सर गैस वाला मामला देखें, गैस की फिर प्राइसेस बढ़ाने की बात, ताजिर तो परेशान है। अच्छा, छोटा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या हम कहें कि छोटे यूनिट्स के जो कारोबारी हजरात हैं जिनका इन्हिसार गैस पर है या बिजली पर है, वो दोनों लिहाज से परेशान है। मतलब गर्मियाँ आए तो बिजली नहीं और सर्दियाँ आए तो गैस नहीं। फिर गर्मियों और सर्दियों में जो खपत होती है बिजली की, उसके मुताबिकत से बहुत हाई रेट्स पे बिजली मिलती है, और सर्दियों में जो खपत होती है गैस की, उसकी मुताबिकत से गैस के रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। करें तो करें क्या कारोबारी तबका? जी अरसलान साहब, देखें, ये एक जो एनर्जी सेक्टर है वो हमारी एक मुआशी फॉल्ट लाइन का बड़ा अहम जुज़्व है, और गैस जो है वो एनर्जी सेक्टर का हिस्सा है। अब इसमें जो चीजें हमें दिखती हैं, अगर हम पिछले सालों में देखें, एक तो बड़ा क्लियर प्लानिंग का फुकदान है कि हमने गैस की फराहमी जो है अपनी सप्लाई से कहीं ज्यादा की हुई है सियासी बुनियादों पे। जो गैस एक ऐसा एसेट है जिसको हमें अपनी इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस में यूज करना था, हमने हर घर में, हर गांव में पाइप बिछा के बगैर सोचे समझे गैस को फैला दिया। तो गैस की शॉर्टेज तो थी, फिर लीकेजेस हैं, फिर उसमें रिकवरी के मसाइल हैं। तो ये हमें एक तो प्लानिंग का फेल्योर दिखाई देता है। दूसरा, जो अभी कीमतें बढ़ रही हैं और उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे जा रहा है। जो छोटा और मीडियम साइज का जो बिजनेस है जिसका इन्हिसार इस इनपुट के ऊपर है, उनको तो बड़ी इंसेंटिव देने की जरूरत है कि वो ऑल्टरनेट एनर्जी पर, सोलर पर शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन्स गिर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे हारून साहब इस पर एक चीज़ पूछूं, सोलर की जो पॉलिसी या सोलराइजेशन हम कह लें, इसको एक नए वर्ड के तौर पे हम देख रहे हैं, इसके लिए मरात, इंसेंटिव्स, सब्सिडीज अगर ये नहीं मिलेंगी तो जाहिर है छोटा कारोबारी तबका तो इतनी महंगी चीज़ इंस्टॉलेशन पे ही फंस जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। ये जो मैंने बात की है कि आपको खसूसी इसके लिए मराआत और सब्सिडीज और पॉलिसी के अंदर चेंजेस और टैक्स के इंसेंटिव जो जो आप दुनिया में दे सकें। बहुत से ममालिक हैं
जो ही आप कन्वर्ट करते हैं आपको टैक्स की छूट मिलती है, आपको दूसरी तरह से कॉम्पनसेट किया जाता है। तो हमें तो इस वक्त ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए ये क्रिएट करने हैं। ऑल्टरनेट एनर्जी का मसला ये है जी कि जो साफ बात समझने की है कि इतनी देर से जो आईपीपीज का इन्फ्लुएंस है वो पॉलिसी पे इतना ज्यादा रहा है कि वो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ इंसेंटिव्स को क्रिएट करने नहीं देते। और वो अभी भी यही हो रहा है कि अब आप देखें ना, जो हमारे प्रायोरिटी के सेक्टर्स हैं जिनको स्टेट बैंक सब्सिडाइज करता है या माइक्रो फाइनेंस है, अब वो कोई भी बंदा ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर 25-30% के ऊपर तो बोरो नहीं कर सकता। तो हमें यहां पर चाहिए कि इंटरनेशनल इदारों से बात करें जो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, जैसे COP28 हुआ है, हमें वहां पे ये पिच करना चाहिए था कि हमें इतने अरब डॉलर चाहिए ताकि हम इन कीमतों को नीचे ला सकें। अगर पूरी दुनिया ये बात कर रही है तो हमें एक पॉट ऑफ इंसेंटिव क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ही ये बात चलेगी आगे। अच्छा हारून साहब, अगर मैं आपसे इस पर डिस्कस करूं, हम अभी तक जो बार बार कहते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो और इंपोर्ट का गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सर कोई ऐसी प्रोडक्ट है हमारी जिसको हम अपने यहाँ तैयार करें और कॉस्ट इफेक्टिव हो और दुनिया में कंपटीशन के लिए तैयार हो? आपको भी पता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने अब अमेरिकन प्रोडक्ट्स को भी टक्कर देना शुरू कर रखी है और फिर क्वालिटी वाइज वो हर मुल्क की क्वालिटी देख के उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं। लेकिन जहाँ पर अब बड़े ममालिक हैं, रशिया है या दीगर ममालिक, वो लेदर की तरफ चले गए। जहाँ पर सर्द ममालिक हैं उनके लिए लेदर की मसनूआत पर हम अपनी नई मार्केट्स, नई प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों पर बहुत कम इन्हिसार क्यों करते हैं? और फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये अरसलान साहब, एक तो जो ढांचा है हमारी इंडस्ट्री का, माजरत के साथ वो जो बनाया गया ओवर द इयर्स, वो कंपेटिटिवनेस की बजाय पेटनेज की बेस पे बनाया गया। पेटनेज का मतलब ये है कि स्टेट से सहूलतें ले लेके आप अपने आप को कंपेटिटिव करते हैं। तो ये जो ढांचा है ये तो कभी भी कंपेटिटिव नई दुनिया से compete नहीं कर सकता। हाँ, कुछ जगह कंपेटिटिवनेस है। मसलन अगर आप हमारी सियालकोट की स्पोर्ट्स गुड्स देखिए या हमारी वही जो वहां पर सर्जिकल्स हैं, वो बगैर किसी सब्सिडी के 100% एक्सपोर्ट हो रही है। तो अगर मेरे पास फैसला हो तो बजाय इनके कि जिनको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, मैं एग्जिस्टिंग जहां हम कंपेटिटिव हैं उनकी पैदावार को 10 गुना बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज बन गया हुआ है। हम जब उसी इंडस्ट्री को जिसने डाइवर्सिफाई नहीं किया है, जो क्रचेस पे खड़ी है, और वो भागे हुए आते हैं कि जी हमारी कॉस्ट देखिए, इसमें बड़ा एक फाइन बैलेंस है। अगर तो हुकूमत सब्सिडी इसलिए देती है कि हुकूमत की जो सप्लाई ऑफ यूटिलिटीज या चीजें हैं वो हमारे कंपेटिटर से कम है, तो वो जस्टिफाइबल है, हम उसको बराबर लाते हैं। लेकिन अगर हुकूमत सब्सिडी इसलिए देती है कि आप इनएफिशिएंट हैं और आपके पास उसका कंपैरेटिव एडवांटेज ही नहीं है, तो वो सब्सिडी टैक्स पेयर के पैसे को डाइवर्ट करना कहीं भी तरह से जस्टिफाई नहीं होता है। हमें ऐसे विनर पिक करने हैं जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज बाकियों से ज्यादा है। फिर हमें इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन करनी है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एनर्जी का खर्चा कम हो। जैसे अब हमारी जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट है या आईटी की एक्सपोर्ट है, उसमें एनर्जी की खपत कम है। जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा है। तो हमें ये पॉलिसी के इकदामात लेके पाकिस्तान को कंपेटिटिव बनाना है। ना तो हम इन पेटनेज के ऊपर एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे और ना ही जो हमने ट्रेडिशनली अपने जियोपॉलिटिकल वजूहात पे एक्सेस दी हुई है मार्केट्स की, वो एक्सेस भी आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा हारून साहब, अगर आपकी बड़ी ज़बरदस्त ये बात बिल्कुल सही है कि हम ये सारी रीजंस हैं जिसके ऊपर हम इन्हिसार करने की बजाय उल्टा हम उन चीज़ों का सोचते नहीं, या नई मार्केट्स या नए बिजनेसेस या जो दुनिया में इस वक्त ट्रेंड बिजनेस है उस पर जाने का नहीं सोचते हैं। अगर मैं सर आपसे ये जो प्राइस कंट्रोल वाली मामले पर बात करूँ कि प्राइस कंट्रोलिंग को छोड़कर सप्लाई चेन को बेहतर करें, तो क्या इससे इन्फ्लेशन ख़त्म हो सकती है? जी, ये वक्त बताएगा। देखें, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो तो हुकूमत का बजटरी खसारा है। जब आप अपना बजटरी खसारे में हुकूमत खर्चे पूरे नहीं कर पाती तो वो महंगे कर्ज लेती है या नोट छापती है,
जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ जाते हैं। तो एक तो हुकूमत को अपने अखराजात को कंट्रोल में लाने की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि हमने देख लिया कि खाली इंटरेस्ट रेट की इंटरवेंशन से इन्फ्लेशन के ऊपर कोई खातर खा क्या कोई भी असर नहीं पड़ा। तो हमारा जो इसका मतलब, क्योंकि इन एनी केस हम डे वन से कह रहे थे कि जो लोग कर्ज लेते हैं फॉर्मल सेक्टर के वो बहुत कम है, तो ये आपको इन्फ्लेशन का जो अगर इम्पैक्ट करना है तो खाली मॉनेटरी पॉलिसी की इंटरवेंशन से नहीं हो पाएगा। अब आते हैं सप्लाई चेन्स के अंदर। देखिए सप्लाई, हम जो है एक चीज को एम कर लेते हैं कि हमारा ख्याल है हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। हमें इसके ऊपर बड़ी जामिया डेटा को देखने की जरूरत है कि आया ये आप एनफोर्स कर पाएंगे, आया आपके पास रेगुलेटरी मार्केट के रेगुलेशन के मैकेनिज्म्स हैं। आप बड़ा आसान है कहना कि आड़ती को खत्म कर दे, आड़ती को खत्म कर देंगे तो जो इतनी दुनिया के रोजगार उससे लगे हुए हैं, मसला उनको सही प्राइस डिस्कवरी की रेगुलेशन है। आया हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसकी इस्तात भी है कि नहीं है। मार्केट्स के साथ आपको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, ना कि आप उसी डंडा चला के ब्यूरोक्रेट जिसको समझ नहीं है उससे आप सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करने की कोशिश करें। ये हर तरफ से हमें देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स क्या लेने हैं, पॉलिसी के स्टेप्स क्या लेने हैं। लेकिन बड़ी चीज तो ये है कि अगर हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे ज्यादा चीजें और इंपोर्ट कर रहे हैं इसेंशियल्स, तो वो इंपोर्ट तो फिर महंगी महंगी पड़ेगी हमें, तो हम इतनी पॉपुलेशन को कैसे फीड कर पाएंगे। अच्छा सर, ये आपकी बात बड़ी बिल्कुल सही। अच्छा, जो आप हमेशा कहते हैं ना सर सर्विसेज सेक्टर का, हारून साहब, मैं उससे बहुत ज़्यादा अग्री हूँ। एक तो उस पर पैसा नहीं है आपको लगाना, उस पर इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े मसाइल खड़े नहीं करने, उनको सब्सिडाइज भी नहीं करना। ये बताएं सर, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, हमने अभी तक स्किल वर्कर बनाने की तरफ या उनकी डेवलपमेंट की तरफ कोई काम ही नहीं किया है। हमारे जो इदारे चलते हैं स्किल के हवाले से जो काम करते हैं, वहाँ पर हमने कितने की स्किल लेबर तैयार की होगी, उसकी रेशो बहुत कम है। हम दुनिया को दे सकते हैं, वहाँ से हमें पैसे भी आए रेमिटेंसेस की सूरत में, वो भी हमारे लिए फ़ायदा, रेमिटेंसेस भी कम हो रहे हैं हमारे। अर्सलान देखें, इस वक्त पूरी दुनिया जो है फ्यूचर ऑफ जॉब्स के ऊपर काम कर रही है कि जॉब्स का फ्यूचर जा किधर रहा है। देखें 1978 में सिंगापुर ने फैसला लिया था कि अब से हम एफिशिएंसी बेस्ड स्किल्स नहीं बनाएंगे, हम नॉलेज बेस्ड स्किल्स बनाएंगे। जब उन्होंने नॉलेज की तरफ जाना शुरू किया तो आज उनकी नॉलेज बेस्ड एक्सपोर्ट्स जो हैं सर्विसेज की, वो तकरीबन $300 अरब है। जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट है उसके अंदर नॉलेज का इनपुट चाहिए होता है। जो आपकी ट्रेडिशनल है कि आपको प्लम्बर चाहिए और इलेक्ट्रिशियन चाहिए और मैकेनिक्स चाहिए, वो आपकी अब एक्सपोर्ट जो है वो मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो काम खुद ही कर लेती हैं। सही बात है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त जो हमारा ढांचा है स्किल डेवलपमेंट का, वो बड़ी ट्रेडिशनल एफिशिएंसीज के ऊपर फोकस्ड है और वो सरकार कंट्रोल करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें अगर स्किल को मार्केट से लिंक करना है तो फिर मार्केट को उसकी लीड दीजिए, इंसेंटिव्स दीजिए, ताकि मार्केट, आफ्टर ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी तो बन रही हैं कि आप लोग प्राइवेट के स्किल्स के कॉलेजेस क्यों नहीं खोल रही मार्केट, क्योंकि आपने उसको कंट्रोल रखा हुआ है। हमें इस वक्त अगर नॉलेज की स्किल्स में जाएंगे, दुनिया में इस वक्त जॉब्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज नॉलेज की है कि एक आईटी का सिस्टम कैसे चलाना है। वो जो जॉब थी कि पेज कहां कैसे कसते हैं, बेहतर कैसे करना है और वो मामला अब खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होती जा रही है। और हमारी जो यूथ है उसका, हमारी यूथ में एडवांटेज ये है कि बेसिक इंग्लिश की समझ है, हमें उसको बिल्ड करने की जरूरत है, ना कि हम धड़ा धड़ा यूनिवर्सिटीज के। हाँ सर, ऑटोमेशन से रिलेटेड जो मशीन्स हैं उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और अच्छा सर, चूंकि वक्त की कमी है, मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है सर, ये जो खाद वाला मामला है, 15 रोज़ हो चुके हैं, पिछले 15 रोज़ से हम देख रहे हैं कि मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, ब्लैक में खाद बिक रही है। अगर यूरिया नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, तो आने वाले टाइम में गंदम की फसल मुतासर होगी, फिर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होंगे गंदम। तो क्यों हमारी गवर्नमेंट्स इन चीज़ों में हमेशा फेल हो जाती हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का मार्केट का फेलियर भी तो है ना। जब हुकूमत जो है चीजों को, प्राइसेस को, इनपुट्स को एक्सक्यूज मी, सब्सिडीज को अपने कंट्रोल में रखती है, फिर मार्केट फेलियर्स अकर करते हैं।
हुकूमत को अगर हेल्दी कंपटीशन के अंदर वो यूरिया की इंडस्ट्री को डाल दे, खुद ही प्राइस डिस्कवरी होगी, लोग एक दूसरे से compete करेंगे। जब हम गवर्नमेंट या क्वाज़ी गवर्नमेंट मोनोपोलीज के थ्रू डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपकी ये मार्केट फेल्योर अकर करता है। मार्केट फेल्योर ये होता है कि टाइमली सही कीमत पर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाती। हुकूमत, ये मैं बता रहा हूं, ये बड़ा क्लियर रेगुलेटरी और प्लानिंग का हमारा जो फेल्योर है, क्योंकि हुकूमत को इन चीजों से निकलना पड़ेगा। अभी भी आप देखें कितनी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जी आपने यूरिया को, जो फैक्ट्रियां हैं उनको आपने गैस को सब्सिडाइज करना है। अब हुकूमत के पास गैस है ही नहीं, और वो जो क्योंकि कंपनियां जो हैं वो क्वाज़ी गवर्नमेंट इदारों के पास थी, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको कंपेटिटिव बना के सही प्राइस देना। हमें मार्केट्स पे जरा एतबार बढ़ाना चाहिए और क्रोनी कैपिटलिज्म की बजाय रियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंसेंटिव क्रिएट करने पड़े। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब, हायर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। तकरीबन उन तमाम चीज़ों पर जो अब के इशूज़ हैं हमारे यहाँ जो हम फेस कर रहे हैं उस पर कोशिश की हमने बात करें। अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।